जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। ये बात बिल्कुल सही है। आज लोकतंत्र जिस दोराहे में खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल में जैसे जितने भी विकल्प हो सकते थे, सब पे अपना बहुत तगड़ा कब्जा जमा दिया है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे जुडिशरी पे भी उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि राहुल गांधी को जैसे अवमानना के केस में पहली बार 2 साल की सजा हुई, खैर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, वरना उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी और मकान भी चला गया। जिस प्रकार से पैसे पे उनका पूरा कंट्रोल है, जिस प्रकार से कांग्रेस के समर्थकों को इस बात की परेशानी, अगर पैसा देना भी चाहें तो पैसा नहीं दे सकते, पूंजीपति उन्हें पैसा नहीं दे सकते। इलेक्शन के पहले इनकम टैक्स उनके खातों को फ्रीज कर देता है। तो बिना विकल्प के, बिना सोशल नेटवर्किंग के, सोशल मीडिया के, गोदी मीडिया का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो एक प्रकार से देश को लगने लगा था कि यह अनइवन लड़ाई है और इस लड़ाई में विपक्षी दलों के लिए भी ये बड़ा मुश्किल है कि वो भारतीय जनता पार्टी से कैसे चुनाव लड़ें। जैसे अब खबर आ रही है कि बिहार से राज्यसभा के लिए तेजस्वी यादव शायद नॉमिनेट होने वाले हैं। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब यह है कि कोई तो कारण है, वरना बिहार की राजनीति छोड़ के तेजस्वी यादव न जाते, लालू यादव उनको बिहार की राजनीति छोड़ने नहीं देते। लेकिन इसका मतलब है कोई इंडिकेशन तो है, या तो विपक्षी दलों में शायद ये एक निराशा भी हो सकती है कि इतने मजबूत तंत्र से और अर्थतंत्र से और ऑर्गेनाइजेशन फोर्स से केवल जनता के विश्वास से आप चुनाव नहीं जीत सकते, जबकि एसआईआर भी पूरी तरह से परेशानी क्रिएट करके नॉर्मल वोटर्स के लिए और केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोगों की बातों की अवहेलना करते हुए वोटर लिस्ट बना रहा है। तो बड़ा मुश्किल लड़ाई थी। लेकिन देखिए, जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब ऐसी स्थिति आएगी, मैं प्रकट होऊंगा, तो लगता है कोई ईश्वरीय शक्ति है या प्राकृतिक शक्ति है जो इन विकट परिस्थितियों में भी सत्ता पक्ष को भी परेशान करने में कोई अपना कसर नहीं छोड़ रही है। अब ये दो मुद्दे इस तरह से उभरे हैं, अब इसका हल भारतीय जनता पार्टी कैसे ढूंढेगी। और बिल्कुल ये हेड ऑन चीजें आ गई हैं। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, आप एप्स्टीन फाइल को छोड़ दीजिए, आप निखिल गुप्ता को छोड़ दीजिए, आप ट्रेड डील को छोड़ दीजिए, लेकिन दो मुद्दे ऐसे आ गए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक को बिल्कुल इफेक्ट कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाएं या उधर जाएं। पहला मुद्दा है यूजीसी बिल का, और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो यूजीसी बिल की कमेटी बनी थी, उसमें दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उसके अध्यक्ष थे, लेकिन उसमें संबित पात्रा भी एक मेंबर थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद भी उसमें मेंबर थे, और उसमें सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी उसकी मेंबर थी। तो इसका मतलब ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दिग्गज सांसद उसमें मेंबर थे और उनकी कमेटी ने ये अनअपोज्ड, अनकंटेस्टेड ये रिकमेंडेशन दी थी कि ओबीसी को भी यूजीसी बिल में लाया जाए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि अपने सोशल बेस को बढ़ाए और जो उसका कोर वोट बैंक सवर्णों का है, उसके अलावा ओबीसी और दलितों के वोट भी उसको मिले। तो यूजीसी बिल बिल्कुल, लेकिन सारी धाराएं उसकी नहीं मानी गई थी जो इस कमेटी ने दी थी। लेकिन जो ओबीसी को उसमें शामिल करना और दोष लगाने वाले को दंड न मिलना झूठा पाए जाने पर भी इसमें इस कमेटी की बिल्कुल एकमत राय थी। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी उसमें सहमत थी। लेकिन जब ये खबर मिली और उसके बाद आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी के ना चाहते हुए भी सवर्ण वर्ग, जो उनका कोर वोट बैंक है और जिसकी एक प्रकार का प्रतिनिधित्व आरएसएस करती है, मनुवाद का प्रतिनिधित्व करती है, वो व्यग्र हुआ
और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के न चाहते हुए भी आरएसएस ने सवर्णों की एक लॉबी खड़ी की और यूजीसी बिल के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया और उसकी प्रतिक्रिया में ओबीसी और दलित भी खड़े हो गए, तो दोनों गुट आमने सामने आ गए। तो जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि फायदा ओबीसीज के वोटों का भी मिले, सवर्ण भी उसके साथ रहें, सवर्ण भी उसके खिलाफ खड़े हो गए और ओबीसी दलित भी खड़े हो गए, क्योंकि बाद में जब समझ में आया ये तो फायदे के ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से उसे स्टे करा दिया गया। लेकिन अब निर्णय कभी ना कभी तो होगा, आज नहीं होगा, 6 महीने के बाद होगा, 1 साल के बाद होगा। और नहीं निर्णय अगर होगा तो एससी ओबीसी जो हैं वो व्यग्र होंगे कि देखिए एक बिल आया था और ये भी कहना है एससी एसटी का, ओबीसीज का, ये यूजीसी बिल जो है अपूर्ण है और ये टूथलेस है और इसे और शक्तियां मिलनी चाहिए। और उसके लिए वो उदाहरण भी देते हैं और ये भी कहते हैं किस प्रकार से ओबीसी और दलितों पे अत्याचार होता है और जो हम कंप्लेंट डालते हैं उसको कोई सुनता नहीं है। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये तो एक यूजीसी बिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई। इससे भारतीय जनता पार्टी कैसे निकलेगी और निपटेगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। दूसरा मुद्दा जो इससे भी बड़ा हो गया है वो ये हो गया है कि जो बाघ मेले के अंदर हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस मकसद से हुआ, आई डोंट नो। क्योंकि माघ मेले के अंदर अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य ज्योतिर्पीठ को स्थान दिया गया था, उनको उनके आश्रम के लिए जगह दी गई थी और अगर उन्हें पालकी में, रथ में नहीं, पालकी में स्नान करने दिया गया होता तो कोई बवाल ना होता और कोई मुद्दा ही ना बनता। अब योगी आदित्यनाथ ने वो क्यों किया, आई डोंट नो। लोग भूल जाते। शंकराचार्य महोदय भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जैसे उनके गुरु स्वरूपानंद जी करते थे, कोई कहते थे भाई ठीक है क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन उसको मुद्दा बना दिया योगी आदित्यनाथ ने। और उसके बाद जब बटुकों की चोटी खींची गई, विविध खींचे गए, वो मुद्दा और ज्यादा बढ़ गया। तो बीजेपी का सवर्ण वोट बैंक था, तो यूजीसी बिल पास होने से बहुत ज्यादा व्यग्र हो गया था, वो शंकराचार्य के ऊपर आक्रमण की वजह से और ज्यादा उग्र हो गया और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हो गया। आपने देखा जैसे ग्वालियर के अंदर मीटिंग के अंदर एक वहां के बड़े वकील मिश्रा जी बोल रहे हैं, दिनेश शर्मा बैठे हुए हैं राज्यसभा के सांसद जो पहले यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और जिस प्रकार से वो आक्रमण कर रहे हैं कि अहंकार में न डूबा जाए, भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं, तो दिनेश शर्मा उठ के चले जाते हैं। अब एक आशुतोष शर्मा नामक एक संत खड़ा किया जाता है जो जगत गुरु रामभद्राचार्य का शिष्य माना जाता है, और वो ये आरोप लगाता है शंकराचार्य पे कि इन्होंने 2 बटुकों के साथ अनैतिक काम किया और पॉक्सो एक्ट के तहत उन्होंने कोर्ट से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। अच्छा, बाद में जब कलही खुलनी शुरू हो गई तो अब संत भी समाज 2 भागों में बढ़ गया। कुछ बीजेपी के संत एक तरफ खड़े हो गए, शंकराचार्य के साथ खड़े सनातनी दूसरी तरफ खड़े हो गए। वहां भी सवर्ण वोट में और ओबीसी वोट में बंटवारा हो गया। अच्छा, फिर जब ये बंटवारा हुआ तो फलाहारी महाराज हैं एक वृंदावन के, उन्होंने पत्र लिखा शंकराचार्य महोदय को, ये जो आशुतोष महाराज है ये तो विग लगाता है, ये जो इसकी माला और ये जटाएं पटाएं हैं तो सब नकली हैं, तो विग लगाता है, दिन में विग लगा के साधु बनता है, शाम को ये क्लबों में जाता है, घूमता फिरता है। प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन के बहुत बड़े संत हैं, वो भी शंकराचार्य के साथ आगे खड़े हो गए, बाकी 3 शंकराचार्य भी शंकराचार्य के साथ आगे खड़े। तो संत समाज भी 2 भाग में बढ़ गया, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद कभी बटा नहीं था, वो भी बट गया। आधे शंकराचार्य के साथ चले गए और आधे आगे चले गए, जो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते थे। एक यूजीसी बिल और एक शंकराचार्य। अच्छा, एंटीसिपेटरी बिल भी हाई कोर्ट से मिल गई शंकराचार्य महोदय को। आशुतोष महाराज भी समझ गया कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है और उनका सारा काला चिट्ठा खुलने लगा कि इतने एफआईआर हैं, किस किस तरह के गंभीर आरोप उन पे लगे हुए हैं। तो शंकराचार्य के समर्थक अब 11 तारीख को शंकराचार्य महोदय का कहना है वो लखनऊ जाएंगे। अब लखनऊ अगर जाएंगे तो वहां तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उन्हें रोका जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, नहीं रोका जाएगा तो बहुत बड़ी मुश्किल है। तो बाकी जगह तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने को बिल्कुल फिट कर लिया, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट वोट बैंक है, सवर्ण वोट बैंक, वो शंकराचार्य महोदय की वजह से और यूजीसी बिल की वजह से। और अगर यूजीसी बिल को ड्रॉप कर देते हैं तो 80% वोट बैंक नाराज हो जाता है, और ड्रॉप नहीं करते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं तो 15% का सॉलिड वोट बैंक नाराज हो जाता है। तो ये शंकराचार्य महोदय का और यूजीसी बिल का, ये 2 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही सृजित कर दिए हैं, जिसकी वजह से उनके लिए एक खतरा पैदा हो गया है। अब देखते हैं इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे हैंडल करती है।
मोदी जी और योगी आदित्यनाथ कैसे हैंडल करते हैं, और अमित शाह भी एक स्टेटमेंट अहमदाबाद में दे चुके हैं कि जो संतों का अपमान करता है दोबारा सत्ता में नहीं लौटता। इंडिकेशन उन्होंने दे दिया है। योगी आदित्यनाथ के दिन गिने चुने रह गए हैं। अब देखें कौन किसको निपटाता है और कैसे आगे राजनीति का खेल चलता है। या आपस में ही एक दूसरे को निपटाते हैं, या जनता शंकराचार्य यूजीसी बिल के माध्यम से इनको। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।